Good evening, friends. Today's video is meant specifically for students of class 11th. There is a chapter called projectile motion in class 11 physics. So I have taken a problem, and first we will solve this problem, and thereafter we will go through a beautiful concept in physics, a general law, that is conservation of linear momentum. तो सबसे पहले हम इस सवाल को पहले देखते हैं और उसके बाद जानेंगे कि उस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है और हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में आता है। तो सवाल कुछ इस तरह का है। A projectile is fired at a speed of 100 meters per second at an angle of 37 degrees above the horizontal. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. मतलब कोई प्रक्षेप्य है, मैं एक डायग्राम निकालता हूं इसका। जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे और 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसे फेंका जाता है। अब ये कह रहे हैं कि द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3, द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये चलते हुए जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आता है ट्रेजेक्टरी के, तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ये ऐसे ग्राउंड को थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाता है। तो जैसे ही रेस्ट में आएगा वो ड्रॉप कर जाएगा यहाँ पे, और दूसरा पार्टिकल दूसरा पार्ट वो कहीं जाकर के ऐसे गिरता है। द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर पीस लैंड्स। मतलब हैवियर पीस आपका इस पॉइंट पर लैंड करेगा, क्योंकि जो लाइटर है वो यहाँ आ जाता है, जो हैवियर है यहाँ आता है। तो बेसिकली हमको इस पॉइंट से इसको अगर हम ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओ ए और ओ बी। चलिए हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। There are two ways to tackle this problem. So let's solve this problem. और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट है, दूसरा थोड़ा सा लंबा है। एक दो स्टेप उसमें ओमिट किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को जब ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आता है तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है 1:3 के मास रेशियो में। तो सपोज एक पार्ट का मास m/4 है, दूसरे का 3 है। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन से आप देख सकते हैं 1:3 के रेशियो में अगर ये m मास है एक पार्टिकल का, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं मैं C। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो दोनों पार्ट ब्रेक हो रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही है। वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तभी हाईएस्ट पॉइंट पे तभी आता है जो भी बॉडी है, जब यहाँ वर्टिकल पॉइंट वेलोसिटी 0 है, इसके बाद ये डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। अब चूंकि स्मॉलर पार्ट रेस्ट में आता है, मतलब ये ड्रॉप होने लगेगा, यहाँ से नीचे गिर गया ये, और ये हैवियर पार्ट
एक और वेलोसिटी गेन करके, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि जो सिद्धांत होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब एक वेलोसिटी से पिंड जा रहा है, एक पार्ट रेस्ट में आ गया तो दूसरे थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके अनुसार यदि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एफ एक्सटर्नल 0, देन उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस सिस्टम में यहां देख सकते हैं कि यहाँ कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका जाए, यहाँ पे इसका और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर कोई एक मोमेंटम होगा, सपोज P1 मोमेंटम है, P1, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ ब्रेक हो रहा है तो ये अपने इंटरनल फोर्स के कारण ब्रेक हो रहा है, कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि F एक्सटर्नल 0 है। और दूसरी चीज होती है किसी भी बॉडी का एक अपना सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे इसके इसमें बॉल है तो सेंटर पर होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास वैसे ही बिहेव करता है, मतलब जैसे कि पूरा मास, पूरा बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, और वो वैसे ही बिहेव करेगा, मतलब जैसे कि पूरा पिंड ही हो। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पर भी जो भी सिस्टम की वेलोसिटी होगी, चाहे जिसके से 10 पार्ट भी हो जाएं, सबको अगर हम सम अप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट आएगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब छोटा वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बड़े वाले की भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, दोनों की जो भी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे g है, दोनों के लिए g बराबर है। तो इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगा अकॉर्डिंग टू दिस h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सेम है, तो अगर टाइम सेम रहेगा तो दोनों वर्टिकली सेम डिस्टेंस ही फॉल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्ट इसके एक साथ जमीन पर गिरे, एक यहाँ गिरेगा और उतने ही देर में ये यहाँ गिरेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये पार्ट टूट करके एक की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब मोमेंटम कम हुआ, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम जो यहाँ मोमेंटम है वो भी यहाँ होगा, वो यहाँ भी होगा, मतलब पूरे सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा और ये थोड़ा ज्यादा दूर गिरेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल, ये जो मास है एक पार्ट में रहता है, मतलब टूटता नहीं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम वेलोसिटी से गिरता और वो ओरिजिनली जाके यहाँ कहीं गिरता। अगर एक होल पार्टिकल ये बिना ब्रेक हुए जाता तो ये ओरिजिनली यहाँ पे गिरता, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, मान लीजिए बॉल है उसके सेंटर में है, यहाँ क्योंकि पार्ट टूट गया ये तो इसका लेकिन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहेगा। और यहाँ सपोज मान लीजिए कोई पार्ट है डी, तो पहले हम मान लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल टूटा नहीं होता, ये एक होल सिंगल पार्ट रहता, तब ये कैसे ट्रेवल करता। तो ये जो है ओरिजिनल यहाँ से बॉल गई हाईएस्ट पॉइंट पे आया, नॉर्मल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, आकर के यहाँ गिरे, और इसकी रेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस जो होगी
और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर होती है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर पिंड आया है उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये बराबर होगी। अब हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो रेंज का फॉर्मूला है, अगली क्लास में हम उसको डिराइव कर लेंगे। फिलहाल में डायरेक्टली यूज करना उसको। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। यहाँ u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। 2 इंटू 100² sin 37 डिग्री cos 37 डिग्री बाई 10, जी की वैल्यू 10 लेते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 10⁴ sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है और डिवाइडेड बाई 10। ये 10 से कैंसिल हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1000 इंटू 12/25। इससे कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स और ये 960 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो रेंज है आपकी, मतलब यहाँ से यहाँ आपका 960 मीटर हो गया। ये 60। अब क्योंकि हमको पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से ड्रॉप करेगा तो लगभग के मतलब ये इस रेंज के मतलब हाफ डिस्टेंस पर गिरेगा, तो ये डिस्टेंस हमको पता होगी 480 मीटर्स। 960 उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो छोटा वाला बड़ी जो लॉन्चिंग पॉइंट्स हमको डिस्टेंस पता करनी है इसकी और इसकी। तो लाइटर पार्टिकल 480 मीटर पर, अब हमको इसकी डिस्टेंस पता करनी है। ये इस प्रॉब्लम की खूबसूरती है। अब हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है पूरी सिस्टम के ऊपर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एज इट इज वहीं पर रहेगा जैसे ओरिजिनली गिरा होता। अगर ये पार्टिकल ब्रेक नहीं हुआ, ये मास ब्रेक नहीं हुआ होता तो एग्जैक्टली यहाँ पे गिरा होता है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये हो गई हमारी डी पे। सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, जैसे शुरू में यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, वैसे ही करते करते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ओरिजिनल जैसे अगर पिन गिरता वहीं पर रहती है। तो सेंटर ऑफ मास का अब दूसरा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं x2 डिस्टेंस है, ओरिजिन से x2 है, इसकी मान लेते हैं x1 है और इस सेंटर ऑफ मास की xcm है। तो हम सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाएंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हम कैलकुलेट की है 960 मीटर। m1 है m/4, x1 है 480 मीटर्स प्लस m2 है 3m/4 और x2 हमको निकालना, x2 नहीं पता है, और m1 प्लस m2 तो m ही होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं इधर। अब देखिए m तो सब कैंसिल ही है, इसको लिख सकते हैं 120 प्लस 3x2/4 3x2/4। अब इसको आगे ले जा सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे 960 माइनस 120 इक्वल टू 3x2
3x2/4 अभी आपका हो जाएगा x2/4। यहाँ से x2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40 × 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा। (1120 मीटर) ये आपका 1120 मीटर पे आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगी 1120 मीटर्स, ये 480 मीटर पे गिरेगा और जो सेंटर ऑफ मास है वो 960 मीटर पर रहेगा। अब इसको करने का एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज ना करें, वो भी देख लेते हैं। कि पहले हम यहाँ इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे ux uy u sin 37 सॉरी u cos 37 u sin 37। फिर क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, वहाँ से u - gt, इसका यूज करके हम टाइम कैलकुलेट करें। फिर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएं। जैसे मान लीजिए कि m मास है और 100 × cos 37 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक पार्टिकल का मास m है और रेस्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा 3m/4 और इसकी कुछ वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो गई। यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, v2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। v2 निकाल लिए आप, टाइम आपको पता चल गया, पहले यहाँ से टाइम निकल गया, तो टाइम से फिर हम ux इंटू टाइम करके ये डिस्टेंस निकालें और फिर यहाँ से v2 पता चल गया। v2 और क्योंकि टाइम सेम है, ये जितने टाइम में ड्रॉप होगा ये भी उतने ही टाइम में ड्रॉप होगा, तो इस v2 में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आपका 1120 मीटर आ जाएगा। क्योंकि v2 की वैल्यू ऑब्वियसली बड़े होगी, एक पार्ट का मोमेंटम यहाँ 0 हो गया तो v2 बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन को हम अवॉइड कर दिए अगर हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लगाया कि सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिनल जगह पे ही गिरेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी में कोई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल ट्रैक को ही फॉलो करता रहेगा। ठीक है, तो ये करने का तरीका है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये है कि या तो इसको सीधे सीधे करें सारी वेलोसिटी कैलकुलेट करके, या फिर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करने से काफ़ी कैलकुलेशन से अवॉइड हो जाती है। बाकी सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है फिजिक्स का, इसको अगले चैप्टर में, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।